अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आज लाहौर की एहतसाब अदालत ने आमदन से ज़ायद असासे और मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ को 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया है। दौरान समाअत शहबाज शरीफ ने अदालत में दलाइल देते हुए कहा कि मैं अपना केस खुद लड़ूंगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ये नैब न्याजी गठजोड़ है। मेरे वकला ने 4 दिन लगाकर दलाइल को मुकम्मल किया। मेरे खिलाफ नैब के में किसी गवाह ने बयान नहीं दिया। जब मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ तो हम जद्दा में थे। हम तीनों भाइयों और एक बहन ने जायदाद को तकसीम किया। पाकिस्तान आते ही मैंने वो जायदाद अपने बच्चों के नाम कर दी। मेरे ऑफिस होल्डर होने की वजह से मेरे बच्चों को कारोबार में नुकसान पहुंचा। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि उन्होंने गुज़श्ता रोज़ हाईकोर्ट में 5 दस्तावेज़ात सामने रखी। साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमने पंजाब में गन्ने की कीमत कम नहीं की और ना ही मैंने काश्तकार को नुकसान पहुँचाया है। मैंने अपने बच्चों की मिलों को भी सरकारी ख़जाने से कोई सब्सिडी नहीं दी। मैंने 3 अदवार में एक धेला तनख्वाह नहीं ली, ना ही TADA लिया, जबकि बैरून मुल्क भी अपने PA के कमरे का खर्च भी मैं खुद उठाता था। शहबाज शरीफ के दलाइल पर एहतसाब अदालत के जज ने सवाल किया कि ये जो आपने मुझे तफसीलात दी हैं ये आप नैब को बताएं। उस पर शहबाज शरीफ ने कहा कि ये बोलते नहीं हैं, नैब के तफ्तीशी ऑफिसर घुन्ने बने हुए हैं। शहबाज शरीफ के इस रिमार्क्स पर कमरा अदालत में कहके गूंज उठे। दौरान समाअत अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर से सवाल किया कि तफ्तीश तो मुकम्मल हो चुकी है, अब शहबाज शरीफ का रिमांड क्यों लेना है। इस पर प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अदालत को हकायक से आगाह करूंगा। नैब के तफ्तीशी ऑफिसर ने अदालत को बताया कि कल शहबाज शरीफ से पूछा गया लेकिन उन्होंने वाजे किया कि वो कुछ नहीं बताएंगे। उनसे कल ग्राउंड ऑफ अरेस्ट पर दस्तखत करवाए गए। इस मौके पर शहबाज शरीफ ने जज से मुकालमा करते हुए कहा कि मैं कोई कानूनी दलाइल नहीं दूंगा, जितना अदालत ने रिमांड देना है अदालत दे दे। बाद अदालत ने ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को 14 रोज के रिमांड पर नैब की तहवील में दे दिया और उन्हें 13 अक्टूबर को दोबारा पेश करने का हुक्म दिया है। अब कानूनी निकात से हटकर अगर सियासी सूरत हाल की बात की जाए तो शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर मियां नवाज शरीफ की जानिब से कुछ इस किस्म का रद्द-ए-अमल सामने आया। ज़रा पहले ये देखिए। बहुत मैं तो कह चुका हूँ अपने APC की स्पीच में कि जुल्म है, ये सख्त नाइंसाफ़ी है, ज़्यादती है। मैं तो समझता हूँ कि ये सारी रवायात को तोड़ के रख दिया है मौजूदा हुकूमत ने और ये तो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं और ये हम कभी भी तस्लीम नहीं करेंगे। और इस तरह की जितने भी अगर कोई इस तरह की हथकंडे इस्तेमाल करते हैं तो ये कतन लिख लें आप कहीं, ये काबिल कबूल नहीं है और ना ही हम इनको तस्लीम करेंगे, ना मानेंगे और ना ही इंशाल्लाह झुकेंगे। सवाल ये है कि कल नवाज शरीफ जो हैं मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी और सेंट्रल वर्किंग कमेटी के इजलास से ऑनलाइन खिताब करने जा रहे हैं और अपना आगे का जो उनका सियासी लाहे अमल है उसको उन्होंने तय करना है, बताना है। अब ज़मीनी हक़ाइक़ ये बताते हैं कि APC में नवाज शरीफ के खिताब ने मुस्लिम लीग नून की क़यादत को वजाहतें पेश करने पर मजबूर कर दिया है कि एक तरफ मुस्लिम लीग नून अपने बयानिए का दिफा कर रही है तो दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के रुकने पंजाब असम्बली वज़ीर आला पंजाब से मुलाकातें कर रहे हैं। बज़ाहिर तो ये मुलाकातें अरकान असम्बली की जानिब से अपने अपने हलकों के मसाइल के हल के लिए हैं, लेकिन अब इसकी टाइमिंग्स भी आप लोग चेक कीजिए कि मगर सियासी जो तज्ज़िया कार हैं उनके नज़दीक ये मुलाकातें नवाज शरीफ के बयानिए से दूरी इख्तियार करने के लिए की जा रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात करने वालों में मुस्लिम लीग नून के मियाँ जलील अहमद शरकपुरी, चौधरी अशरफ अंसारी, मोहम्मद गयासुद्दीन, मोहम्मद फैसल खान न्याजी, चौधरी मोहम्मद यूनुस अंसारी शामिल हैं। अब मुस्लिम लीग नून के अरकान पंजाब असम्बली के इस ग्रुप को नाराज़ अरकान का ग्रुप कहा जाए, बागी ग्रुप कहा जाए या फॉरवर्ड ब्लॉक का इसको नाम दिया जाए, मगर हकीकत ये है कि नून में मुस्लिम लीग नून में जो है ना वो एक मुतबादिल सोच नज़र आ रही है, जो महाजराई नहीं चाहती है, वो मुफाहमती बयानियाँ चाहती है जिसकी तरफदारी हमेशा से शहबाज शरीफ साहब ने की है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि उनकी भी जो मुफाहमती सोच थी या जो मुफाहमती बयानियाँ है उनकी कल की गिरफ्तारी के बाद शायद अब वो भी दम तोड़ गया है। दूसरी तरफ आज पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का हम इजलास इस्लामाबाद में हुआ है। इस इजलास में जो फैसले हुए शाहिद खाकान अब्बासी ने मीडिया के सामने रखते हुए कुछ ऐसे इज़हार ख्याल किया, ज़रा देखिए। आज अपोजिशन की जमातों का एक हंगामी इजलास हुआ जिसमें
लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी पर तशवीश का इजहार किया गया और उसकी शदीद मजम्मत की गई। PDM की स्टीयरिंग कमेटी थी, वो आज मंजूर हुई। एक तंजीमी ढांचा पार्टी के कायदीन को भेजा जाएगा। ये भी तय हुआ कि 11 अक्टूबर को कोयटा में PDM का पहला जलसा होगा। उसके बाद पूरे पाकिस्तान में जो तहरीक है उसका आगाज इंशाल्लाह होगा। अब सवाल ये है कि क्या अपोजिशन की एहतजाजी तहरीक आवाम को सड़कों पर लाने में कामयाब होगी। सवाल ये भी है कि क्या हुकूमत नवाज शरीफ को वापस ला पाएगी। सवाल तो ये भी अहम है कि क्या तहरीक चलने से पहले मौलाना फजलुर रहमान समेत दीगर अपोजिशन रहनुमा भी गिरफ्तार हो सकते हैं। जो अपोजिशन का एक बयानिया है कि शायद हुकूमत उनकी जो एहतजाजी तहरीक है, उनका लाए अमल है, उससे डर गई है। इस सारी सिचुएशन पे मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ साहब ने। अस्सलाम वालेकुम अता तारड़ साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी, आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक। थैंक यू वेरी मच। अता तारड़ साहब, कल शहबाज शरीफ साहब को मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से ज़ायद असासों के केस में गिरफ्तार किया गया और अब एक और ज़्यादा एग्रेसिव रवैया मुस्लिम लीग नून में जो है ना वो नज़र आ रहा है। लेकिन सवाल एक बुनियादी जो हमेशा रहा है नवाज शरीफ साहब के केसेस में भी और शहबाज शरीफ साहब के केस में भी, वो है कि आप एक मनी ट्रेल दे दें। भाई आपके जो असासे हैं, आपकी जायदादें हैं, जो आपकी प्रॉपर्टी, एक बुनियादी सवाल ये है कि आपने कैसे बनाई। जो इतनी टीटीस का जिक्र होता है, उन मुलाजमीन का जिक्र होता है जिनके अकाउंट में पैसे आते हैं, जो खुद महीने के 16-16 हज़ार रुपये कमाते हैं, कैसे उनके अकाउंट्स में इतने पैसे आ गए। तो सवाल ये है कि जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग बयानिया आप अपना लें, जितना मर्जी नैब को बुरा भला कह लें, वो एक अलग डिबेट है। सवाल आकर यहीं रुकता है कि जो नैब सवाल पूछता है, जो मनी ट्रेल मांगता है, आखिर वो क्यों नहीं दी जाती। बहुत शुक्रिया जी। मैं क्योंकि उस लीगल टीम का भी हिस्सा हूं और 4 दिन जो हाई कोर्ट में भी बहस हुई वो मैं बिल्कुल फ्रंट रोस्टर पे मौजूद था। पहली बात तो ये है कि कुछ हमें मिसकंसेप्शंस क्लियर करनी है। शहबाज शरीफ साहब का जो जितने भी असासे हैं, जितनी भी इनकम है, वो सब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में डिक्लेयर्ड है। उनको 1 रुपए की भी टीटी आज तक नहीं आई। इल्जाम ये लगता है कि इनका जो बच्चों का कारोबार है वो बेनामी है, असल में बेनिफिशरी शहबाज शरीफ साहब हैं। अब बेनामी के कानून में 4 लवाजमात हैं जो हाई कोर्ट्स ने और सुप्रीम कोर्ट्स ने तय किए हैं कि उसमें आपका कोई मोटिव होना चाहिए, वो प्रॉपर्टी या वो इनकम आपकी पोजेशन में होनी चाहिए, आपने कोई ना कोई उसकी कंसिडरेशन या पेमेंट आपकी तरफ से गई होनी चाहिए उस पार्टी को जिसने आपके नाम पे वो प्रॉपर्टी बेनामी होल्ड की है, और टाइटल डीड के डॉक्यूमेंट से कोई रिफ्लेक्शन आनी चाहिए कि ये प्रॉपर्टीज आपकी हैं। अब जब 2004 में ये फैमिली एग्जाइल में थी और मियां मोहम्मद शरीफ साहब की वफात हुई, वफात के बाद जब इनहेरिटेंस का मामला आया और जो तमाम असासे शरीफ खानदान के थे उनका बंटवारा हुआ, तो मियां शहबाज शरीफ की फैमिली को जो एसेट्स आए, और ये कोर्ट में फर्गसन की हमने रिपोर्ट पेश की। फर्गसन एक बहुत रिनाउंड अकाउंटेंसी की फर्म है, उनकी हमने एसेट वैल्यूएशन रिपोर्ट जिसमें उन्होंने एसेट्स का और असासों का तखमीना लगाया था वो पेश की, और उसमें जो शहबाज शरीफ की फैमिली को एसेट्स आए वो 90 करोड़ मालियत के बताए गए हैं। रमजान शुगर मिल जो 1990 में लगी, 1990 में, वो इनके हिस्से में आई और वो उसमें इनहेरिटेंस में शामिल थी। अब मेरा सवाल ये है कि 1940 में कारोबार शुरू हुआ जब मियां मोहम्मद शरीफ ने शुरू किया पाकिस्तान बनने से पहले। पाकिस्तान की बाय द 1970s उनकी पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग और स्टील इंडस्ट्री थी। 1972 में कौमियाई गई, नेशनलाइज हो गई। 1979 में वापस हुई और 1972 और 79 के दरमियान 16 नई फैक्ट्रियां लगाई, चाहे वो कर्ज लेके लगाई। मान ली जाए खंडरात, ठीक है, कारोबार से पैसा बनाया, ये बंटवारे का पैसा है, वालिद साहब ने जो जायदाद छोड़ी उसको बांटा गया, उसके जरिए कारोबार किया। लेकिन मेरा सवाल कि कारोबार का भी पैसा है, लेकिन बाहर से ये पैसा अगर टीटीज के जरिए आपकी खानदान के फैमिली मेंबर्स के अकाउंट में ट्रांसफर होता है, ये लीगल है क्या या इलीगल है? एब्सोल्युटली लीगल है। अब टीटी क्या है?
टीटी को एक नेगेटिव कॉनोटेशन दे दी गई है। टीटी का मतलब है टेलीग्राफिक ट्रांसफर। हाँ। अब जो उनके फैमिली मेंबर्स के भी अकाउंट में जो पैसा आया है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई है, वो स्टेट बैंक के चैनल्स के थ्रू आई है। नंबर 1, स्टेट बैंक के जो प्रोसीजर्स हैं, रूल्स हैं, उनको फॉलो करते हुए आई है। और वो जब आई है तो वो डिक्लेयर हुई है विद द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। इसका मतलब 177 जाली टीटी, जो 63 जो मशकूक ट्रांजैक्शंस हैं शहबाज शरीफ साहब के खानदान ने जो वसूल किया अकाउंट्स के जरिए, वो सब जाली हैं, वो सब बेबुनियाद है, झूठे केस बनाए गए हैं, झूठे बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए। आज भी आप लोगों का बयानिया ये है, राइट? ये देखिए, ये तो देखिए ना, ये तो नैब की रिपोर्ट है, ये तो नैब के प्रोसिक्यूटर के कागज पे लिखा है कि 177 टीटीज और फलां। मगर आप ये प्रूव करना होगा ना कि ये एक चीज शादी साहब मैं आपको बड़ा क्लियर कर दूं जी, जो टीटी आती है ना जी, टेलीग्राफिक ट्रांसफर के थ्रू पैसा ट्रांसफर होता है, उसमें आपको ये भी साबित करना होता है कि ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, ये पैसा किसी जुर्म के नतीजे में कमाया गया है। सही। तो नैब तो ये भी साबित करने से कासिर रहा, नैब ये भी एक्सप्लेन नहीं कर सका। हम तो देखें जब ट्रायल का फेज आएगा और जब फैमिली मेंबर्स अपना जवाब देंगे, वो इसका सोर्स भी बताएंगे, वो बताएंगे ये डिक्लेयर्ड है, वो बताएंगे ये बैंकिंग चैनल के जरिए आया है और एक पैसा भी कोई हुंडी या हवाला के जरिए नहीं आया। बहुत बहुत शुक्रिया। रहनुमा अताउल्लाह तारड़ साहब हमारे साथ थे। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून में एक ग्रुप ऐसा है जो कि मियां नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया है इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, इदारों के ख़िलाफ़, वो जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं और जो उन्होंने APC से तकरीर करते हुए की, वो ग्रुप उनसे नाराज़ है, नाला नज़र आता है। उस ग्रुप के ख्याल में नवाज शरीफ साहब को इतना सख्त रवैया, इतना सख्त लहजा, ये इतनी मनफी सोच अपने इदारों के ख़िलाफ़, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ नहीं रखनी चाहिए। इससे उनकी पार्टी को नुकसान पहुंच सकता है। मुझे प्रोग्राम में इसी पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जलील शर्कपुरी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत बहुत शुक्रिया जलील साहब आपका। जलील साहब, बुज़दार साहब से आप लोगों ने कल मुलाकात की, उसी ग्रुप ने जो नाला नज़र आ रहा है, जिसकी एक सोच है कि मियां नवाज शरीफ साहब को इतना सख्त रवैया इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, अपने इदारों के ख़िलाफ़ नहीं अपनाना चाहिए। फिर बुज़दार साहब से आप लोगों ने कल मुलाकात कर ली, जिसका बज़ाहिर मकसद तो आप लोग बता रहे हैं जी हल्के के मसाइल और अपने ज़ाती उसके लिए मिले आप लोग। टाइमिंग बहुत ज़्यादा अहम है। एक तरफ आप लोगों की एक नाराज़ जो सोच सामने आ रही है, दूसरी तरफ मुलाकात, क्या इसका कनेक्शन है? नहीं, जहाँ तक कल बुज़दार साहब से मुलाकात का इशू है, वो हमारे ऑनरेबल मेंबर हैं मौलाना ग़ियासुद्दीन साहब, MP हैं। उनके DPO ने उनके बच्चों के ख़िलाफ़ ज़ाती अनाद के ऊपर नाजायज़ झूठे पर्चे काटे और उनके घर की बेहरमती की, पुलिस रेटें करवाईं। तो यकीनन वो IG साहब ने भी इंक्वायरी करवाई और वो पुलिस गलत साबित हुई। तो हमें इसके ऊपर गुस्सा था और फिर बुज़दार साहब को इसलिए मिलना चाह रहे थे कि उनको नोटिस दिलाया जाए और DPO साहब के ख़िलाफ़ वो एक्शन ले सकें। तो ये एक इशू था और उसके लिए फिर जब वो चीफ मिनिस्टर वो हैं और उन्हें हमें मिलना वो उस लिए आम था। ये तो इत्तेफाक है कि इस दौरान एक इख्तलाफी इशू वैसे चल रहे हैं। इजाज़त लेके मिलना होता है या सीनियर लीडरशिप को बता के मिलना ज़रूरी होता है? नहीं, देखिए कानूनी तौर पे तो ऐसा नहीं है, लेकिन ये तो हमारा एक कल्चर बना हुआ होता है ना पार्टी का। जी जी, नहीं, कोई किसी पार्टी के कानून में ये नहीं है चीफ मिनिस्टर को नहीं मिल सकते। अच्छा। लेकिन एक ओवरऑल कल्चर बन गया है कि हमने जिसको वोट नहीं दिया उसको ना मिले। तो मैं तो ज़ाती तौर पर खैर इस पर बिलीव नहीं करता। जो मुझे वोट नहीं देते वो भी मुझे मिलते हैं और जिसको मैं वोट नहीं देता, कल को वो चीफ मिनिस्टर है या प्राइम मिनिस्टर है, तो मैं उसे क्यों ना मिलूं? जब प्राइम मिनिस्टर अक्सरियत ने उसे बना लिया या अक्सरियत ने उसे चीफ मिनिस्टर बना लिया, तो अब सब तस्लीम करते हैं वो चीफ मिनिस्टर हैं। लेकिन आपकी पार्टी नहीं करती उन्हें तस्लीम? नहीं, हमारी पार्टी भी उन्हें चीफ मिनिस्टर तस्लीम करती है। हमारी पार्टी खान साहब की प्राइम मिनिस्टर तस्लीम करती है, वरना तो हम असम्बलियों में ना बैठे होंगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि आपकी पार्टी कहती है कि और भी इनके पास बड़ी ज़्यादा चॉइसेस थी और वो सारा कुछ था। बुज़दार साहब के खिलाफ बड़ी तनकीद सामने आती है नून लीग की तरफ से। इख्तिलाफ राय उनकी अपनी पार्टी के अंदर भी है, नून लीग के अंदर भी है। मरीम नवाज साहिबा ने जो कल बात की कि अभी भी पंजाब के जो लोग हैं
वो शहबाज शरीफ साहब की तरफ जो है ना वो देख रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उनकी एक जो सोच है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो पंजाब तक ही महदूद हैं, कल को फेडरल में आने का कोई सोचे ना, और कोई ये ना सोचे कि शहबाज शरीफ साहब भी जो है ना वो वज़ीर आज़म बन सकते हैं। नहीं, देखिए, पार्टी के अंदर जो क़यादत है वो तो मियां नवाज शरीफ साहब की है, किसी को उस पर कोई दो राय नहीं है, किसी को अख्तलाफ नहीं है। लेकिन अंदाजे सियासत में थोड़ा फ़र्क है। मियां नवाज शरीफ साहब का अंदाज़ थोड़ा गुस्से के अंदर है, और मैं भी पर्सनल समझता हूँ कि वो हमारे कायद हैं, लेकिन उन्हें गुस्से में बात नहीं करनी चाहिए, और ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे हमारे जो अदारे हैं उनको हम इंटरनेशनली दुनिया के आगे रसवा करने की कोशिश करें। गलतियाँ किसी से भी हो सकती हैं। गुस्सा वो होता है कि गुस्से में बात करें और बाद में उस चीज़ का अदराक हो जाए, उसको बोलते हैं गुस्सा। गुस्सा वो नहीं होता कि जो उसको लिंगर ऑन करता जाए और वो आपकी सोच बन जाए, इसको गुस्सा नहीं कहते हैं। इसको कहते हैं कि आपका एक नज़रिया है, आपका बयानी है जिस पर आपने चलना है। उस पर तो नवाज शरीफ साहब आज कायम है, तो आप कैसे कह सकते हैं उनका गुस्सा है वो? क्या कल को आप लोग इसी बयानिया के साथ चलने को तैयार हैं अगर वो अपने इदारों से इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो है ना वो बयानिया लेके चलते हैं? नहीं, देखिए, जो टकराव की सियासत है मैं तो उसका कायल नहीं हूँ, और टकराव की सियासत नहीं होनी चाहिए। हमें वोट देना चाहिए अपनी सोच के मुताबिक, लेकिन अगर मेरी सोच के उलट अक्सरियत ने किसी और को चुन लिया तो मुझे उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। मेरी तो ये सोच है, और अक्सरियत की ये सोच है, लेकिन अक्सर इस तरीके से चलते नहीं हैं, चलते वही हैं जो सब ने कह दिया। लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि हमने वोट देना है अपनी सोच के ऊपर। कल मरियम साहबा ने कहा कि मियां नवाज शरीफ और मेरा बयानी का बोझ उठाना हर एक के बस की बात नहीं है, तो आप समझ जाएं कि उनका क्या बयानी और वो क्या बयानिया लेके चलना चाहते हैं। आप लोग चलने के लिए तैयार है? मेरा सवाल ये है जी, जिस तरफ आप समझ रही हैं और जिस तरफ ओवरऑल इंप्रेशन लिया जा रहा है, मतलब कि मैं समझता हूँ कि अक्सरियत उसको पसंद नहीं करती। भला लोग चलें वो अलग बात है, शहबाज शरीफ साहब का भी ये अंदाज़ नहीं है, और मरियम साहबा ने खुद ही ये बात कही कि शहबाज शरीफ साहब अक्सर इख्तलाफ करते हैं अरसा दराज से, लेकिन फिर मानते भाई की हैं। वो तो उनका एक मोहब्बत का और रिस्पेक्ट का रिश्ता है, को मान लेते हैं डिसिप्लिन के लिए, लेकिन उसको तस्लीम शहबाज शरीफ साहब नहीं करते कि नवाज शरीफ साहब का जो अंदाज़ है वो मुल्की मफाद में नहीं है। तो इस तहरीक में फिर आप लोग साथ चलेंगे? जी, देखें, वो जो पार्टी फैसला करेगी उसमें उसे अपने ग्रुप की बात करें ना, जो इस चीज़ के खिलाफ है कि नवाज शरीफ साहब को ये रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए था। मुझे उस ग्रुप की सोच बताएं। नहीं, मैं तो अपनी सोच बता सकता हूँ, और जो बंदे पार्टी के साथ किसी वजह से नाला हैं या किसी वजह से कोई और ओपिनियन रखते, तो हर एक का अपना इंडिविजुअल केस हो सकता है। सही। मतलब मैं ये समझता हूँ कि पार्टी के साथ इख्तलाफ राय हो सकता है, लेकिन चलना तो सभी ने वही है जो पार्टी की क़यादत फैसला करेगी। इख्तलाफ राय का हक है, वो हम पार्टी के अंदर भी कह सकते चाहे हैं। वो इदारों के खिलाफ भी आपका बयानी है, एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बयानी है, लेकिन आप लोगों ने पार्टी के साथ चलना है। वो तो जब एक्शन होगा, जैसे कि कह लें कि इमरान खान साहब धरने देते रहे हैं और मैं तहरीक इंसाफ में था, लेकिन मैं धरनों में शामिल नहीं हुआ। मैं समझता था कि नुक्ता नज़र उनका दुरुस्त है, लेकिन डी चौक में जाके बैठ के बंद कर देना ये ठीक नहीं था। अच्छा, तो इस तरीके से अगर आज नवाज शरीफ साहब को ऐसा फैसला करते हैं तो भी आप साथ नहीं होंगे? जिसको मतलब मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैं साथ नहीं हूँ। तो आपको एक्सेप्टेंस नहीं है आपकी? टकराव वाली सियासत मैं पसंद नहीं करता। मुल्क के अंदर जो इंतशार पड़ता है, इंतशार फैलता है, हमें अपना नुक्ता नज़र जरूर देना चाहिए, अपनी राय रखनी चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा अजीज हमें अपना मुल्क है, बाद में सियासी पार्टी। तो आपने इसीलिए तहरीक इंसाफ को छोड़ा था कि उनकी एजिटेशन की सियासत थी? देखिए, तहरीक इंसाफ को छोड़ने का जो मसला बना वो तो खान साहब के कंट्रोल में तहरीक इंसाफ नहीं रही थी, और अभी भी नहीं है। अभी भी कुछ फैसले ऐसे हो रहे हैं जो कह लें खान साहब की मर्जी के नहीं है, तो कहाँ से हो रहे हैं? और वो फैसले करने पे मजबूर हैं। अच्छा, तो ये चीज़ें, तो वो कौन कर रहा है फैसले? नहीं, देखिए, अक्सरियत में जैसे कई लोग साथ ऐसे हैं जो खान साहब के नज़रिए से पूरी तरह मुतफिक नहीं है, लेकिन वो लोग हैं बीच में मौजूद हैं, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि हमने हर बात को मान लेना है। हम तो ये देखते हैं कि जो हर बंदा ये देखता है कि उसे कौन सी चीज़ काबिल कबूल है। तो मैं देखिए नेशनल असम्बली में रहा हूँ, सूबाई ज़िला नाज़िम रहा हूँ, आज सूबाई असम्बली के अंदर हूँ। तो हर वक्त हमने तो अपने इलाके को, अपने मुल्क को देखा है, अपने मुल्क की बात हमने करनी है। तो आपकी बातों का लबाब ये है कि अगर एजिटेशन की सियासत नून लीग करती है, जाके धरना देती है, लॉन्ग मार्च करती है, तो आप उसमें शामिल नहीं होंगे? अगर लॉन्ग मार्च किसी अदारे से टकराव का है तो वो मैं समझता हूं मुनासिब नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुस्लिम के रहनुमा जलील शरकपुरी साहब मेरे साथ थे। मुझे प्रोग्राम में नाज़रीन ब्रेक लेनी, वापस आते हैं वक्फे के बाद। थैंक यू।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, CCPO लाहौर उमर शेख की जानिब से मोटरवे गैंगरेप केस में मुतासरा खातून के खिलाफ मतनाज़े बयानात देने का सिलसिला अभी रुका नहीं है। वो मुसलसल ऐसे बयानात दे रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सैनेट की फंक्शनल कमेटी बराए इंसानी हुकूक के इजलास में CCPO लाहौर उमर शेख ने मोटरवे ज़्यादती केस की तहकीकात में पेशरफ से कमेटी को आगाह किया। उमर शेख ने कमेटी को ब्रीफिंग के दौरान कहा कि रात गए सफ़र और खावन की इजाज़त के बगैर लाहौर जाना वाक़े की वजह बना, जिस पर कमेटी के अरकान ने कहा कि क्या आपको मुतासरा खातून ने ये बयान दिया है, उन्होंने बताया आपको, जिस पर CCPO ने कहा कि नहीं, ये मेरा ज़ाती अंदाज़ा है। उमर शेख के बयान पर जो कमेटी के लोग थे वो बरहम हुए, गुस्सा हुए। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि ख़वातीन का मामला इंतहाई हसास है। मुआशरे के हर फ़र्द की तरह आपको भी इस मामले पर हसास रहने की ज़रूरत है। ज़ाती आरा देने के बजाय कमेटी को आप हक़ाइक़ से आगाह करें। CCPO ने कमेटी को ये भी बताया कि खातून से ज़्यादती के मामले पर जियो फेंसिंग, DNA, फिंगरप्रिंट से इस्तेमाल करके 72 घंटों में मुल्ज़िमान तक पहुँचे। केस में गिरफ्तार मुल्ज़िम जो है शफकत, उसका DNA मैच हुआ है और उसने एतराफ़ जुर्म भी किया है, जबकि दूसरा मरकज़ी मुल्ज़िम बाबर मलिक मफरूर है। उमर शेख की जानिब से बार बार बाबर मलिक कहने पर रुकने कमेटी सेनेटर एनी मरी ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि मरकज़ी मुल्ज़िम आबिद है या बाबर, आप इस केस की तहकीकात कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है, मरकज़ी मुल्ज़िम का नाम ही आपको पता नहीं है। फिर कमेटी के अरकान की सरजनिश पर CCPO लाहौर कमेटी अरकान के सामने हाथ उन्होंने जोड़ लिए और कहा कि एक साथ कमेटियों का मुश्तरका इजलास बुला लें ताकि एक ही दफ़ा सब अरकान पार्लियामेंट से मैं माफ़ी मांग लूँ। ब्रीफिंग के दौरान CCPO ने यह भी कहा कि मुतासरा खातून की कॉल 15 पर आ जाती तो पुलिस बर वक्त पहुँच सकती थी। 2:47 पर 15 पर कॉल की गई, जिसके बाद पुलिस टीम 28 मिनट में वहां पर पहुंची। इस मौके पर कमेटी के अरकान ने कहा कि पुलिस के बयान में तजाद है। गुज़श्ता इजलास में पुलिस ने बताया था कि पुलिस तो वहां 6 मिनट में पहुंची है, आप कहते हैं कि पुलिस 28 मिनट में पहुंची है। हमें गुमराह करने की कोशिश ना करें। पुलिस के बयान शकूक व शुबहात को जन्म दे रहे हैं। उमर शेख ने कहा कि 6 मिनट में तो अमेरिका की पुलिस भी जय वकुआ पर नहीं पहुंच सकती, हम कैसे पहुंच गए? मैं यहाँ कुछ बोलूँ तो धमाका ना हो जाए। चीफ जस्टिस को बता चुका हूँ कि जिम्मेदार कौन है, मेरे बस में हो तो किसी एक को ना छोड़ूं। पंजाब पुलिस में कोर्ट मार्शल का कानून लाऊंगा ताकि कार्रवाई हो सके। दूसरी तरफ मोटरवे केस में मुतासरा खातून पुलिस को इब्तदाई बयान बजरिया टेलीफोन रिकॉर्ड करवाने पर राजी हो गई है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊँ कि CCPO लाहौर की जानिब से मोटरवे केस में मुतासरा खातून के खिलाफ बयान देने और माफ़ी मांगने का ये कोई पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले भी CCPO जो है उमर शेख वो मुतनाज़े बयान दे चुके हैं और माफ़ी भी मांग चुके हैं, मगर ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि CCPO लाहौर की विक्टिम ब्लेमिंग एक जो उनकी जहनीत है ये ख़त्म नहीं हो रही है। अब सवाल ये है कि ऐसी जहनीत का ऑफिसर आखिर तफ्तीश क्या करेगा, कैसे मुतासरा खातून को इंसाफ दिलाएगा? सवाल ये भी अहम है कि क्यों अब तक पंजाब पुलिस दूसरा जो मरकज़ी मुल्ज़िम है आबिद, उसको गिरफ्तार करने में नाकाम है। पंजाब पुलिस की कारकर्दगी से हटकर अगर सिर्फ CCPO लाहौर उमर शेख के मातहत अफसरान से रवैये की बात की जाए तो मीडिया रिपोर्ट्स में जो चीज़ें सामने आई हैं उसके मुताबिक CCPO ने अपने ज़ाती सेक्रेटरी 16वें ग्रेड के अहदेदार अब्दुल सत्तार को मुख्तसर वक्त के लिए गिरफ्तार भी करा दी। और वजह जब पता चली तो वो ये सामने आई कि CCPO दफ्तरी काम में मामूली खामी पर अपने ज़ाती सेक्रेटरी से नाखुश थे और उन्होंने अपने दफ्तर उनको बुलाया, जहाँ मुबैना तौर पर उनसे बदजुबानी भी की और उन्हें गिरफ्तार करवा दिया। CCPO के नामुनासिब रवैये के हवाले से एक और रिपोर्ट मंजर आम पर आई है, जिसमें लाहौर पुलिस के एक आला तालीम याफ्ता सब इंस्पेक्टर फ़हद इफ्तिखार विर्क ने CCPO लाहौर उमर शेख की जानिब से गधे का बच्चा कहने पर इंतहाई दिलबर्दाश्ता होकर पुलिस सर्विस से इस्तीफ़ा दे दिया। अब ऐसी सूरत हाल में सवाल ये है कि आखिर पुलिस इस्लाहात के नाम पर CCPO को किसी भी मातहत अफसर की इज़्ज़त नफ्स मजरूह करने और गिरफ्तार करने का हक़ क्या दिया जा सकता है? सवाल ये है कि किस कानून के तहत CCPO ये इक़दाम उठा रहे हैं और इन इक़दाम के आखिर नताइज क्या होंगे पुलिस डिपार्टमेंट पर। मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन किया है वज़ीर क़ानून पंजाब राजा बिशारत साहब ने।
बिशारत साहब, क्या वजह है कि मोटरवे साने का दूसरा मरकजी मुलजिम आबिद अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है? क्या वजह है? पुलिस पकड़ने जाती है, वो फरार हो जाता है, क्या कहाँ पर कमी है, कहाँ पर नाकामी है? इंटेलिजेंस की एजेंसीज की मदद आप लोगों के साथ है, पूरी पंजाब की जो गवर्नमेंट की मशीनरी है वो आप लोगों के साथ है, सब कुछ है, इतने ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, उसके बावजूद क्यों 3 हफ्ते गुजरने के बाद भी जो है ना वो डॉन बना हुआ और पकड़ा नहीं जा सका? देखिए जी, मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ कि उसकी गिरफ्तारी ना होना बाइस तशवीश है। जिस तरह आवाम के लिए बाइस तशवीश है, मैं समझता हूँ उतनी ही गवर्नमेंट के लिए भी बाइस तशवीश है। लेकिन मैं यहाँ ये अर्ज करता चलूँ कि गिरफ्तारी के लिए इस वक्त CTD समेत पुलिस की मैं समझता हूँ कि बेशुमार टीमें जो हैं हमारी फील्ड में काम कर रही हैं, हमें पॉजिटिव लीड्स भी मिल रही हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि गिरफ्तारी ना होना जो है वो इसलिए हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि हमने इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना है। इस वक्त तमाम एफर्ट्स जो हैं वो पुट इन की जा रही हैं, हमारी तमाम टीमें काम कर रही हैं और इंशाअल्लाह ताला मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कतई तौर पर, मैंने तो पहले दिन कहा था कि ये केस जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के लिए भी चैलेंज है और ये पुलिस के लिए भी चैलेंज है और इंशाअल्लाह ताला मैं आपको यकीन दिलाता हूँ अर्ली स्टेजेस पर कुछ ऐसी कोताहियां कह लें, गलती कह लें, ये हुई है कि इनिशियल स्टेज पर जो नाम को आइडेंटिफाई कर दिया गया, फिर उसकी शक्ल को मीडिया पर दिखा दिया गया, फिर वो बताया गया जी वो ऐसे भी भेस बदल सकता है, वो ऐसे भी भेस बदल सकता है कि अगर उसने वो करना भी है तो वो ना करे, वो कोई और चौथा पांचवा रास्ता जो है ना वो इख्तियार करे। आप समझते हैं कि ये काम नहीं करना चाहिए था, आइडेंटिफाई नहीं करना चाहिए था अर्ली स्टेजेस पे? जी मैं बिल्कुल आपसे इत्तफाक करता हूँ कि बहुत अर्ली स्टेज पर जो उसकी आइडेंटिफिकेशन है हमने डिस्क्लोज की और हमसे मुराद मेरी आप भी हैं और मीडिया भी है और पुलिस भी है, गवर्नमेंट भी है। जो पहले दिन मैं समझता हूँ कि उसके शनाख्ती कार्ड और पूरी आइडेंटिफिकेशन उसकी कि ये नाम है, ये वल्दियत है, ये है, फ़लाँ जगह रिश्तेदार हैं, हर चीज़ मीडिया पर आने से हमारे लिए मुश्किलात पैदा हुई। लेकिन चूँकि अब वो वक्त गुजर चुका है, अब हमारा टोटल फोकस जो है वो उसकी गिरफ्तारी पर है। लेकिन इब्तिदा में मैं समझता हूँ कि अगर जिस तरह पहले दिन उसका शनाख्ती कार्ड जो है मीडिया पर आ गया था, अगर वो ना आता तो शायद हम उसको गिरफ्तार करने में पहले चंद रोज़ जो हैं उनमें कामयाब हो जाते। लेकिन बहरहाल अब वो वक्त गुजर चुका है, अब हमारा टोटल फोकस उसकी गिरफ्तारी पर है और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आज भी हमने एक मीटिंग की है जिसमें जो इस वक्त तक तफ्तीश हुई है, जो इस वक्त तक एफर्ट्स हुई हैं, हमने उनको रिव्यू किया है और मुझे पूरा यकीन है इंशाअल्लाह ताला कि अगले चंद दिनों में हम उसको गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाएंगे। चलें, अल्लाह करे, हमें भी उम्मीद है और होना भी चाहिए, जल्द से जल्द होना चाहिए। लेकिन एक और बड़ी अफसोसनाक चीज़ राजा बिशारत साहब वो ये कि CCPO उमर शेख साहब जो हैं, एक तो इतना बड़ा सान्या हो जाता है, ऊपर से वो मतनाज़े बयानात देने से बाज नहीं आ रहे हैं। एक उनकी जो सोच है ना कि विक्टिम को ही ब्लेम आपने करना है, वो उनकी सोच अभी तक ख़त्म नहीं हो रही है। अब कल उन्होंने जो एक बयान दिया सेनेट की फंक्शनल कमेटी बराए इंसानी हुकूक में, अब जो उन्होंने बात की उन्हें नहीं करनी चाहिए थी कि रात गए सफ़र और खामद की इजाज़त के बग़ैर लाहौर जाना वाक़े की वजह बना। भाई आप होते कौन है ये बात करने वाले, और आपको किसने ये कहा है कि उस औरत ने अपने खामन से इजाज़त ली या नहीं ली, उसका पर्सनल मैटर है। तो एक मेंटालिटी पता चलती है, सोच पता चलती है, तो फिर ऐसा ऑफिसर क्या इस मुआशरे को तहफ़्फ़ुज़ देगा जो विक्टिम को ही बार बार ब्लेम कर रहा है? देखिए जी, मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ कि इसमें विक्टिम को ब्लेम करने वाली बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और अगर मैं समझता हूँ कि आपने शायद देखा हो कि वेरी फर्स्ट डे उनकी स्टेटमेंट पर मैंने कहा था कि ये इंतहाई नामुनासिब स्टेटमेंट है, उन्हें ये स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी, मैंने खुद कहा था। लेकिन मैं
उनके बिहाफ पर नहीं, मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के बिहाफ पर, चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार साहब के बिहाफ पर और बतौर लॉ मिनिस्टर मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि इस सूबे के हर शहरी, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, उसकी हिफाजत जो है गवर्नमेंट की जिम्मेदारी में शामिल है और हमने अपनी इस जिम्मेदारी से ओहदा भरा होना है। हम कौन होते हैं? मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट का ये काम नहीं है कि किसी जो को सजेस्ट करे कि जी आप किसी की इजाज़त लेके घर से बाहर निकलें या कि फ़लाँ टाइम निकल सकते हैं, फ़लाँ टाइम नहीं निकल सकते। मैं समझता हूँ कि ये हुकूमतों का काम नहीं है। हुकूमतें अक्रॉस द बोर्ड अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती हैं और इंशाअल्लाह ताला हमारी गवर्नमेंट जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। अवाम का कॉन्फिडेंस हमने बिल्ड करना है। उम्मीद करते हैं दूसरा मरकजी मुल्ज़िम भी जल्द गिरफ्तार होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर पंजाब राजा बिशारत साहब मेरे साथ थे। मुझे प्रोग्राम में ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। इंटर अफगान मुज़ाकरात 12 सितंबर से दोहा में जारी हैं और फ्रीकैन जो हैं रोज़ाना की बुनियाद पर मुलाकातें भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ख़ास लाहे अमल सामने नहीं आया है। कहा जा रहा है कि गुज़श्ता 17 रोज़ से जारी मुज़ाकरात में कोई बड़ी पेशरफ ना होने की वजह जो है वो फ्रीकैन के दरमियान जो नज़रियाती इख्तलाफात हैं ये सबसे बड़ी वजह है, जो कि अभी तक ख़त्म नहीं हुए हैं। इसके बाद ही ये तय होगा कि जो पीस प्रोसेस है, पीस डायलॉग है, किन उसूल और ज़वाबित के तहत होगी, इनका तरीक़ाकार क्या होगा और अफ़गानिस्तान में मुस्तक़बिल का जो निज़ाम है वो क्या होगा। इस हवाले से तालिबान का मौक़िफ़ है कि इस्लामी निज़ाम हयात ही अफ़गानिस्तान में अमन कायम कर सकता है और इससे ही वहाँ जराइम में कमी वाक़ई हो सकती है, जबकि अफ़गान हुकूमत का मौक़िफ़ है कि अफ़गानिस्तान का मौजूदा सियासी निज़ाम इस्लामी उसूलों पर कायम है और तालिबान के साथ मुज़ाकरात में इस पर कोई समझौता नहीं होगा। अब दोनों फ्रीकैन इस नुक्ते को लेकर मुज़ाकरात कर रहे हैं, लेकिन कोई ख़ास पेशरफ नज़र नहीं आ रही है। अफ़गान मीडिया में छपने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों फ्रीकैन के दरमियान 3 वजूहात की बिना पर इख्तलाफात हैं जिसकी वजह से इंट्रा अफ़गान मुज़ाकरात का जो अमल है ये सुस्त रवि का शिकार है। पहली वजह यह है कि तालिबान चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान में जंग को जिहाद के नाम से पुकारा जाए। दूसरी वजह यह है कि तालिबान का मुतालबा है कि अमन मुज़ाकरात की जो बुनियाद है ये फ़िक़्ह हनफी पर होनी चाहिए। आखिरी वजह मुतालबा यह है कि तालिबान ये चाहते हैं कि उनके और अमेरिका के दरमियान फरवरी में होने वाले मुआहदे को हालिया मुज़ाकरात की बुनियाद तस्लीम किया जाए। जब तक इन 3 नुकात पर पेशरफ नहीं होगी, इंट्रा अफ़गान डायलॉग सुस्त रवि का शिकार ही रहेंगे, जिससे ज़ाहिर है अफ़गान अवाम में बेयकीनी की एक फ़ज़ा कायम होगी, क्योंकि अफ़गान अवाम का बुनियादी मुतालिबा यही है कि जंग बंदी की जाए। लेकिन तालिबान ने यह वाज़े तौर पर कह दिया है कि जब तक कुछ दूसरे मसाइल पर बातचीत नहीं हो जाती वो जंग बंदी पर रज़ामंद नहीं होंगे। सवाल ये है कि दोनों फ्रीकैन मुज़ाकरात की टेबल पर तो बैठे हैं, लेकिन कोई अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार नहीं है। इंट्रा अफ़गान मुज़ाकरात कितने मुश्किल साबित हो सकते हैं, जबकि अमेरिका के नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए अफ़गान मुफ़ाहमती अमल ज़ल्मे खलीलज़ाद ने कहा है कि अमेरिका ईरान को अफ़गान अमन मुज़ाकरात में शिरकत करने की दावत दे चुका है। लेकिन उसके साथ उनका ये भी कहना था कि ईरान तो ये चाहेगा कि हम अफ़गानिस्तान में शिकस्त या फ़तह के बगैर तनाज़े में ही उलझे रहें और इसकी भारी कीमत हम अदा करते रहें जब तक ईरान और अमेरिका के माबैन समझौता तय ना पा जाए। सवाल यह है कि क्या ईरान को भी इस मुज़ाकरात का हिस्सा होना चाहिए या नहीं। दूसरी तरफ अफ़गान मुफ़ाहमती काउंसिल के चेयरमैन अब्दुल्ला पाकिस्तान के दौरे पर मौजूद हैं। उनकी आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से भी मुलाकात हुई है, जिसके बाद जारी एलामिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इंट्रा अफ़गान मुज़ाकरात के आगाज़ को सराहा है और कहा है कि अफ़गानिस्तान में सियासी हल ही एक वाहिद रास्ता है जिससे आगे बढ़ा जा सकता है और अफ़गान तनाज़े के हल के बाद भी अफ़गानिस्तान की हिमायत जारी रखेंगे। मैं इस पर बात करूँगी। मुझे ज्वाइन किया सीनियर तज्ज़ियाकार माहिर अफ़गान उमूर रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब आपका। रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब, क्या वजह है कि इंट्रा अफ़गान जो डायलॉग हैं ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? अब काबुल हुकूमत चाहती है कि जंग बंदी की जाए, वहाँ की आवाम का भी ये मुतालबा है, जिसकी वजह से जो पीस प्रोसेस है इसकी जो कामयाबी है ये मशकूक होती जा रही है। आपको क्या लगता है कि क्या रुकावट है इन डायलॉग्स की कामयाबी में? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये कोई गैर मुतवक्को बात नहीं है कि ये मुज़ाकरात कितने मुश्किल होंगे और इसमें कितनी रुकावटें होंगी।
इख्तलाफात तो बहुत ज़्यादा हैं हाँ। तालिबान और उनके मुखालिफिन के दरमियान। तो इख्तलाफात को लेकर ये बातचीत कर रहे हैं, अपना अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं और फिर दलाइल भी दे रहे हैं। तो ये एक तो बड़ी खुशाइन बात है कि ये मुज़ाकरात के ज़रिए मसला हल करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें मेरे ख़्याल में काफ़ी जल्दी है, हम समझते हैं कि ये मसला जल्द हल होना चाहिए, लेकिन आप देखें कि अफ़गानिस्तान में तो 42 साल से जंग हो रही है और पिछले 20 साल से अमेरिका और नेटो की फ़ौज जंग कर रही है। तालिबान और अफ़गान हुकूमत के दरमियान भी पिछले तकरीबन 19-20 साल से जंग हो रही है। तो इतना खून वहाँ बहा है, इतना वहाँ पे तशद्दुद हुआ है कि ये आसानी से तो हल नहीं होगा। इख्तलाफात जो हैं बुनियादी वो ये हैं कि तालिबान चाहते हैं कि एक शरई निज़ाम अफ़गानिस्तान में आए, और जिस तरह इन्होंने पहले इसको एक नाम भी दिया था अमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान। अफ़गान हुकूमत ने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफ़गानिस्तान का नाम दिया है जब से तालिबान की हुकूमत का ख़त्मा हुआ है, और वो समझते हैं कि जो उनका आईन है वो भी इस्लामी है, कवानीन भी इस्लामी है। वो तालिबान से कह रहे हैं कि आप निशानदेही करें हाँ। कि कौन सा कानून या आईनी शिक जो है वो गैर इस्लामी है। हाँ। तो इन मौज़ूआत के ऊपर बात हो रही है। तालिबान जंगबंदी इसलिए नहीं मान रहे कि वो समझते हैं कि ये उनके पास एक हथियार है जी, इसके ज़रिए वो अपने मकासद पहले भी हासिल कर चुके हैं। अमेरिका को मजबूर किया कि वो उनसे बात करे। एक और बड़ी वजह ये है ना कि तालिबान भी तो चाहते हैं कि अमेरिकी अफवाज का वहाँ से इनखला हो, लेकिन ये तो मुमकिन नहीं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने भले ही ये वादा किया था कि वो इलेक्शन से पहले जो है अमेरिकी अफवाज का इनखला वहाँ से करेंगे, लेकिन ये प्रैक्टिकली मुमकिन नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन इसके बावजूद अगर मैं आपसे ये पूछूँ कि वज़ीर-ए-आज़म साहब की जो इस पर सोच है, जो उन्होंने वाशिंगटन पोस्ट में एक आर्टिकल लिखा और ये कहा कि जल्दबाजी गैर दानिशमंदाना फैसला होगा अगर अमेरिकी अफवाज वहाँ से जल्दबाजी में निकाली जाएँ, ये इस सोच के पीछे क्या वजह है? आपको क्या समझ आती है इसके पीछे? देखिए, मेरे ख्याल में एक तो शायद इमरान खान बाकी लोगों की तरह समझते हैं कि ट्रंप कोई भी फैसला अचानक कर सकते हैं, वो बड़े अनप्रेडिक्टेबल है। तो ये शायद एक बात होगी, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होगा। अब देखिए, दोहा मुआहदा जो हुआ फरवरी में तालिबान और अमेरिका का, उसमें टाइम टेबल दिया गया है कि ये गैर मुल्की फ़ौजें कब और कितने अरसे में निकलेंगी। तो ये मई जो है, अगले साल मई तक, यानी 14 महीने में मुआहदे के बाद ये गैर मुल्की फ़ौज को निकलना है। और ये अभी जो ट्रंप ने कुछ फ़ौज में कमी की थी, वो तो उनकी निगाह अमेरिकी इंतखाबात के ऊपर है। वो दिखाना चाह रहे हैं अमेरिकी अवाम को कि मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, मैं अपनी फ़ौज को वापस बुला रहा हूँ और मैंने फ़िलहाल ये 4000 फ़ौजी जो हैं ये वापस बुला लिए हैं। तो ये मुआहदे के ऊपर अगर अमल दरामद होता है और अगले साल मई तक गैर मुल्की फ़ौज निकलती है, तो मेरे ख्याल में ये जल्दबाजी नहीं है। और मई तक ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात, इसमें भी मेरे ख्याल में खासी पेशरफ़्त लेकिन हो चुकी। अफवाज के इनखला के बाद भी एक सवाल जो अपनी जगह पर मौजूद रहेगा वो ये कि कोई ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम, ऐसा कौन सा सियासी निज़ाम होगा जिस पर तालिबान का भी और काबुल हुकूमत का भी कंसेंसस हो। यही तालिबान है जो इस अफगान हुकूमत को, काबुल हुकूमत को तो मानते नहीं है, लेकिन मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो ऐसा क्या पॉलिटिकल सिस्टम आपको नज़र आ रहा है या होना चाहिए जिस पर दोनों फ़रीक़ैन का कंसेंसस हो, इत्तफ़ाक़ राय हो? देखिए, एक तो जो दोहा मुआहदा है उसमें लिखा हुआ है कि ये मुज़ाकरात के ज़रिए एक नई हुकूमत बनेगी। हाँ। इसका मतलब ये है कि अशरफ गनी की हुकूमत को जाना पड़ेगा। लेकिन मुज़ाकरात अगर कामयाब हो गए, तालिबान अगर अशरफ गनी की हुकूमत को नहीं मानते तो उनसे वो बातचीत भी कर रहे हैं। हाँ। इसका मतलब ये है कि वो भी समझते हैं कि ये अफ़गान हुकूमत एक हकीकत है। अफ़गान हुकूमत भी समझती है कि तालिबान के बग़ैर अफ़गानिस्तान में अमन कायम नहीं होगा, और इसलिए अमेरिका ने उनसे मुआहदा किया। ये सारे तो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, लेकिन किस तरह का निज़ाम आएगा? अब ये है कि अफ़गानिस्तान में इस वक्त जमहूरियत तो है, इंतखाबात तो होते हैं, कोई जमहूरी तरीका इनको अपनाना होगा, आवाम की राय लेनी होगी,
उसके बाद ये कोई निज़ाम लेकर आएंगे। सही। वरना ताकत के ज़रिए तो अगर कोई निज़ाम लेकर लाने की कोशिश वो ज़्यादा की गई, देर चलेगा नहीं, वो चल नहीं सकता। रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब, ज़ल्मे खलील आज़ाद साहब का जो बयान सामने आया कि जिसमें उन्होंने कहा कि अफ़गान पीस प्रोसेस में ईरान को भी शामिल होने की दावत दी गई है, लेकिन आप भी जानते हैं कि अमेरिका और ईरान के जो इख्तलाफात हैं इसके साथ तो ये मुमकिन हो नहीं सकता। तो वैसे अगर ये पूछा जाए कि ईरान को इन डायलॉग्स का, पीस डायलॉग्स का हिस्सा होना चाहिए? ठीक है, पहली बात तो ये है कि ये ज़ल्मे खलील आज़ाद या अमेरिका ने ईरान को पेशकश बहुत ही देर के बाद की है। हाँ। ये तो अमेरिका और तालिबान के मुज़ाकरात 18 महीने से हो रहे थे, 6.5-7 महीने हो गए हैं कि ये तालिबान और अमेरिका का मुआहदा हुआ। पहले क्यों ईरान को दावत नहीं दी गई? ईरान का बड़ा अहम रोल है, बिल्कुल। वो हमसाया मुल्क है अफ़गानिस्तान का, वहाँ पर भी तकरीबन 10-20 लाख अफ़गान महाजरीन मौजूद हैं। तो ये तो एक मैं समझता हूँ कि इन्होंने एक वैसी बात कर दी है, दावत दे दी है, कोई सीरियस बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि आप देखें कि शराइत कितनी लगाई हैं। ज़ल्मे खलीलज़ाद ने कहा कि ईरान को हम दावत देते हैं, लेकिन बाद में उन्होंने क्या कहा, अगर ईरान ये करे, ईरान वो करे। बिल्कुल। मेरे ख्याल में ईरान को पता है कि वो अमेरिका के ऊपर एतबार नहीं कर सकता। पहले भी जो इनका एटमी प्रोग्राम के बारे में मुआहदा हुआ, हाँ, अमेरिका खुद ही पीछे हटा, खत्म कर दिया। हाँ। तो मैं नहीं समझता कि ईरान को इन मुज़ाकरात में शामिल किया जाएगा। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे अफगान उमूर सीनियर का रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब मेरे साथ हैं। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।